20 अक्टूबर 2011 लीबिया का तपता हुआ रेगिस्तान। सिरते शहर के बाहर धूप आग उगल रही थी। रेत के बीच एक टूटी फूटी सीवर पाइप और उसके अंदर छिपा हुआ एक बूढ़ा आदमी, कपड़े फटे हुए, शरीर खून से सना, बाल बिखरे हुए, लेकिन आंखों में डर का नामो निशान नहीं। उसके हाथ में एक चमकदार सुनहरी पिस्तौल थी। ये कोई मामूली इंसान नहीं था, ये था कर्नल मुअम्मर गद्दाफी। वही गद्दाफी जिसने संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर अमेरिका को खुले मंच से शैतान कहा था। वही गद्दाफी जिसे झुकाने की हिम्मत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी नहीं जुटा पाईं। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने गुस्से में उसे मैड डॉग ऑफ द मिडिल ईस्ट तक कह दिया। गद्दाफी की जिंदगी संघर्षों से भरी रही, कभी पश्चिमी ताकतों से टकराव, कभी अपने ही सिस्टम से जंग। लेकिन उसने ऐसे काम भी किए जिन्हें उसकी जनता कभी भूल नहीं पाई। पेट्रोल बेहद सस्ता, इलाज और पढ़ाई मुफ्त, हर परिवार के लिए घर का सपना। कभी उसे क्रांति का नायक कहा गया तो कभी एक निर्दयी तानाशाह। लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी दमदार थी कि जब भी वो किसी इंटरनेशनल समिट में दाखिल होता, पूरे हॉल की निगाहें उसी पर टिक जातीं। उसकी पर्सनैलिटी किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं थी। रंग बिरंगे कपड़े, अजीब किस्म की टोपी, बेबाक अंदाज और पश्चिमी संस्कृति पर खुलेआम तंज। वो अक्सर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता और हंसते हुए कहता, जो अपने ही लोगों से डर जाए वो हाकिम नहीं हो सकता। गद्दाफी आम लोगों के बीच जाता था, महलों में नहीं, रेगिस्तानी तंबुओं में रहता था। यहां तक कि न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की बैठक के दौरान भी उसने होटल में रुकने से इनकार कर दिया और एक रेगिस्तानी तंबू लगवाया। ये सिर्फ सनक नहीं थी, ये एक संदेश था, मैं सबसे अलग हूं। उसकी सुरक्षा टीम भी उतनी ही अनोखी थी, पूरी की पूरी महिला बॉडीगार्ड्स। गद्दाफी का मानना था औरतें मर्दों से ज्यादा वफादार और बहादुर होती हैं। ये बात सीधे पुरुष प्रधान सोच पर चोट करती थी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस शख्स ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को आंखों में आंखें डालकर देखा, उसी को उसके अपने ही देशवासियों ने सड़कों पर घसीट कर मार डाला। जब उसके आखिरी पलों की तस्वीरें दुनिया के सामने आईं, तो हर कोई सन्न रह गया और सवाल उठने लगे, क्या गद्दाफी एक हीरो था या एक विलेन? क्या वो तानाशाह था या वो बेखौफ इंसान जिसने पश्चिमी ताकतों की नींद उड़ा दी? एक मशहूर अरब पत्रकार ने कहा था, गद्दाफी मिडिल ईस्ट की राजनीति का पिकासो है। और शायद वो गलत नहीं था। एक गरीब खाना बदोश परिवार में जन्मा बच्चा जो महज 27 साल की उम्र में सत्ता तक पहुंचा और पूरे 42 साल तक लीबिया पर राज करता रहा। वो हमेशा कहा करता था, मैं मर सकता हूं लेकिन लीबिया को कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसने सच में लीबिया नहीं छोड़ा, आखिरी सांस तक अपने मिट्टी से जुड़ा रहा। फर्क बस इतना था कि जिसने कभी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके, उसे उसके अपने ही लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। यही है कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की कहानी, जितनी फिल्मी उतनी ही हकीकत के करीब। लीबिया के रेगिस्तानी इलाके सिरते में 1942 की एक खामोश रात, एक मामूली से तंबू के अंदर एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया मुअम्मर। ये तंबू किसी राजा का नहीं था, किसी अमीर का नहीं था। ये तंबू था बेदून कबीले के एक गरीब खाना बदोश परिवार का। बेदून लोग जो ऊंट, भेड़ और बकरियों के साथ रेत के समुंदर में जिंदगी गुजारते हैं। ना कोई पक्का घर, ना कोई तय ठिकाना। गद्दाफी का बचपन भी रेगिस्तान की इसी बेरहम जिंदगी में बीता। छोटी उम्र में ही वो चरवाहा बन गया। धूप, भूख और प्यास उसके बचपन के साथी थे। लेकिन उसके माँ बाप चाहते थे कि उनका बेटा सिर्फ जानवर ना चराए, बल्कि पढ़े, समझे और कुछ बड़ा बने। इसी उम्मीद में उसे सबसे पहले मदरसे भेजा गया। वहीं कुरान की तालीम के साथ उसके दिल में इंसाफ, बराबरी और जुल्म के खिलाफ सवाल पैदा होने लगे। गद्दाफी दूसरों बच्चों से अलग था। वो सवाल करता था, बहस करता था और हर बात को मान लेने की बजाय उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करता था। जब वो पढ़ाई के लिए शहर पहुंचा तो उसके सामने एक नई दुनिया खुल गई। किताबें, अखबार, रेडियो और रेडियो से गूंजती एक आवाज,
ये आवाज थी मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर की। नासिर, जिसने अरब दुनिया को एक होने का सपना दिखाया, जिसने पश्चिमी ताकतों को खुली चुनौती दी। गद्दाफी ने नासिर के भाषण सुने, उसकी किताबें पढ़ीं और अपने दिल से सवाल किया कि अगर मिस्र बदल सकता है तो लीबिया क्यों नहीं। यहीं से गद्दाफी की सोच में आग लग चुकी थी। स्कूल में वो दोस्तों को इकट्ठा करता, पश्चिमी ताकतों और इजराइल की नीतियों के खिलाफ बोलता। धीरे धीरे वो सिर्फ छात्र नहीं रहा, एक नेता बनता जा रहा था। पढ़ाई पूरी होते ही उसने फौज ज्वाइन कर ली। ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। फौज में अनुशासन था, हथियार थे और ताकत का एहसास था। ट्रेनिंग के लिए उसे कुछ वक्त ब्रिटेन भी भेजा गया, लेकिन वहां उसने जो देखा उससे उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ गया। उसे एहसास हुआ कि पश्चिमी देश अरबों को बराबरी की नजर से नहीं देखते। उसके दिल में एक यकीन पक्का हो गया, अगर इज्जत चाहिए तो खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा। उसी वक्त लीबिया की हालत ऊपर से चमकदार और अंदर से सड़ी हुई थी। देश में तेल निकल रहा था, दुनिया लीबिया को अमीर मानने लगी थी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। राजा इदरीस नाम का शासक था, लेकिन असल में वो ज्यादातर वक्त इलाज के बहाने विदेशों में रहता। देश की बागडोर वजीरों के हाथ में थी और वजीर पश्चिमी ताकतों के इशारों पर नाचते थे। तेल से पैसा निकलता, लेकिन फायदा सीधा अमेरिका और यूरोप को जाता। गांवों में गरीबी थी, नौजवान बेरोजगार थे, स्कूल और अस्पताल खस्ता हाल पड़े थे। और इसी माहौल में फौज के भीतर कुछ नौजवान अफसर खामोशी से कुछ बड़ा सोच रहे थे। इन सब के बीच एक नाम सबसे अलग था, कप्तान मुअम्मर गद्दाफी। वो समझ चुका था कि सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर लीबिया को बदलना है तो सिस्टम बदलना होगा। और यहीं से एक गुप्त योजना ने जन्म लिया। 1960 का दशक। लीबिया बाहर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी पक रहा था। राजा इद्रिस की हुकूमत नाम की रह गई थी। असल ताकत पश्चिमी देशों के हाथों में थी। अमेरिकी एयरबेस, ब्रिटिश सैनिक, विदेशी कंपनियां, हर तरफ बाहरी दखल। और बदले में लीबिया की जनता को सिर्फ खामोशी मिलती थी। गद्दाफी ये सब खामोशी से देख रहा था। वो समझ चुका था ये मुल्क यूं नहीं बदलेगा। इसी दौरान राजा इद्रिस ने एक ऐलान कर दिया। वो गद्दी अपने भतीजे को सौंपने वाला था। मतलब साफ था, एक राजा जाएगा, दूसरा राजा आएगा। सिस्टम वही रहेगा, गुलामी वही रहेगी। यहीं पर गद्दाफी के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपने जैसे कुछ नौजवान अफसरों को चुपचाप इकट्ठा किया। ये वो अफसर थे जो किताबें पढ़ते थे, रेडियो सुनते थे और सवाल पूछते थे। इन्होंने मिलकर एक गुप्त संगठन बनाया, फ्री यूनियनिस्ट ऑफिसर्स मूवमेंट। नाम जानबूझकर ऐसा रखा गया कि किसी को शक ना हो। इनका मकसद एक था, राजशाही का अंत, बिना खून बहाए, बिना देश तोड़े। गद्दाफी ने साफ कहा, अगर एक भी बेगुनाह मरा तो ये इनकलाब नहीं, जुल्म होगा। योजना महीनों चली, हर कदम सोच समझ कर रखा गया। और फिर आई वो रात, 1 सितंबर 1969। राजा इद्रिस इलाज के लिए तुर्की में था। राजधानी त्रिपोली सो रही थी और उसी नींद में इतिहास करवट ले रहा था। गद्दाफी और उसके साथी एक एक कर रेडियो स्टेशन, एयरपोर्ट, मिलिट्री बेस अपने कंट्रोल में लेते गए। एक भी गोली नहीं चली, एक भी बम नहीं फटा। सुबह जब लोगों ने रेडियो ऑन किया तो एक नई आवाज गूंजी, लीबिया अब आजाद है, अब यहां राजा नहीं, जनता राज करेगी। ये आवाज थी मुअम्मर गद्दाफी की। उस दिन राजशाही खत्म हो गई, लीबिया एक रिपब्लिक बन गया। गद्दाफी ने खुद को राजा नहीं कहा, राष्ट्रपति भी नहीं। वो बस बोला, मैं सिर्फ इस क्रांति का सेवक हूं। लेकिन असली सफर अब शुरू हुआ था। लीबिया के नीचे तेल का समंदर था, लेकिन उस पर विदेशी कंपनियों का कब्जा था। गद्दाफी ने आते ही तेल कंपनियों को बुलाया और बहुत शांत आवाज में कहा, अब नियम बदलेंगे, तेल हमारा है, फायदा भी हमारा होगा। कंपनियों ने हंसकर कहा, अगर हमने मना कर दिया तो?
गद्दाफी का जवाब इतिहास बन गया, तो हम तेल निकालना बंद कर देंगे। जो लोग 5000 साल बिना तेल के जिए हैं, वो कुछ साल और भी जी लेंगे। ये धमकी नहीं थी, ये ऐलान था, और दुनिया झुक गई। पहली बार एक छोटा देश तेल के दम पर पश्चिमी ताकतों के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ। लीबिया की आमदनी आसमान छूने लगी, लेकिन गद्दाफी ने यह पैसा महलों में नहीं उड़ाया। उसने कहा, यह पैसा गरीबों पर खर्च होगा। इलाज पूरी तरह मुफ्त, पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त, बिजली लगभग मुफ्त, हर परिवार को घर, शादी करने वालों को सरकारी मदद, किसानों को बिना ब्याज कर्ज, पेट्रोल इतना सस्ता कि लोग मजाक में कहते, पानी महंगा है, पेट्रोल सस्ता। अफ्रीका में जहां लोग भूख से मर रहे थे, वहीं लीबिया सबसे अमीर देश बन गया। जनता गद्दाफी को हुक्मरान नहीं, मसीहा समझने लगी। दुनिया से टक्कर। गद्दाफी यहीं नहीं रुका। उसने कहा, हम डॉलर में क्यों कमाएं? क्यों पश्चिमी सिस्टम के गुलाम रहें? उसने सोने पर आधारित अफ्रीकी करेंसी का आइडिया दिया। यहीं से अमेरिका और यूरोप उसके दुश्मन बन गए। गद्दाफी ने हर उस ताकत का साथ दिया जो पश्चिम के खिलाफ थी। फिलिस्तीन, नेल्सन मंडेला, अफ्रीकी आजादी की लड़ाइयां, यहां तक कि ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने वाली IRA भी। दुनिया में इतनी हिम्मत सिर्फ गद्दाफी में थी। गद्दाफी ने अपनी सोच को एक किताब में लिखा, ग्रीन बुक। उसका दावा था, ये असली लोकतंत्र है। लेकिन धीरे धीरे ये किताब एक हथियार बन गई। कागजों में जनता की हुकूमत थी, हकीकत में सारी ताकत गद्दाफी के हाथ में थी। विरोध करने वालों के लिए जेल, गायब होना या मौत। यहीं से हीरो तानाशाह बनता गया। फाइटर जेट्स त्रिपोली और बेंगाजी पर टूट पड़े, बम गिरे, घर उजड़े। कहा गया, गद्दाफी के परिवार के कुछ लोग इस हमले में मारे गए। एक छोटी बच्ची का भी जिक्र आया। गद्दाफी जिंदा बच गया। अगले दिन वो कैमरों के सामने आया और बोला, मैं मौत से नहीं डरता, मैं लीबिया के लिए जिया हूं और लीबिया के लिए मरूंगा। उस दिन के बाद उसका रुख और सख्त हो गया। उसने खुलकर अमेरिका और यूरोप को दुश्मन मान लिया। हवाई जहाज 1988, लॉकरबी कांड। स्कॉटलैंड के आसमान में पैन एम फ्लाइट 133 फट गया। 270 लोग मारे गए। दुनिया दहल गई। इल्जाम फिर लीबिया पर आया। संयुक्त राष्ट्र ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए। तेल पर रोक, विदेशी संपत्ति फ्रीज, उड़ानों पर पाबंदी। लीबिया पूरी तरह अलग थलग। सालों तक लीबिया घुटता रहा। जनता ने तकलीफ झेली, लेकिन गद्दाफी नहीं झुका। उलटफेर 2003, गद्दाफी का यू टर्न। जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को गिराया तो गद्दाफी डर गया। उसे लगा, अगला नंबर मेरा हो सकता है। उसने अचानक अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने का ऐलान कर दिया। अमेरिका और यूरोप से समझौता किया। पाबंदियां हटीं। गद्दाफी फिर इंटरनेशनल मंचों पर दिखने लगा। यूरोपीय नेता उससे हाथ मिलाने लगे, लेकिन अंदर से वो वही पुराना गद्दाफी था। कंट्रोल पसंद, सत्ता का भूखा। पानी, ग्रेट मैन मेड रिवर, एक काम जिसे दुश्मन भी नकार नहीं सके। रेगिस्तान के नीचे से पानी निकालकर हजारों किलोमीटर दूर शहरों तक पहुंचाया गया। इसे कहा गया दुनिया का 8वां अजूबा। लेकिन सत्ता का नशा अब उसके सिर चढ़ चुका था। विरोध करने वालों के लिए अब भी जेलें थीं। मौत की शुरुआत, अरब स्प्रिंग 2010, ट्यूनीशिया में आग लगी, मिस्र में मुबारक गिरा। लोगों ने जाना तानाशाह गिर सकते हैं, और फिर आग पहुंची लीबिया। बेंगाजी में लोग सड़कों पर उतर आए, नारे लगे, आजादी, इंसाफ। गद्दाफी बौखला गया। उसने कहा, मैं घर घर जाकर सबको मार दूंगा। ये शब्द उसकी सबसे बड़ी गलती बने। गोलियां चलीं, टैंक निकले, हवाई हमले हुए। अब दुनिया चुप नहीं रही। नेटो की एंट्री। संयुक्त राष्ट्र ने एक्शन की मंजूरी दे दी। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन खुलकर मैदान में उतर आए। नेटो ने लीबिया की सेना को तोड़ दिया। एक एक शहर हाथ से निकलता गया। त्रिपोली गिर गई। आखिरी भाग दौड़। गद्दाफी भागा, अपने पैतृक शहर सिरते पहुंचा। वहीं से एक काफिले में निकलने की कोशिश की, लेकिन नेटो ड्रोन ने काफिले पर हमला कर दिया। गाड़ियां जल गईं।
गद्दाफी भागकर एक ड्रेनेज पाइप में छिप गया। 20 अक्टूबर 2011। अंत। बागियों ने उसे पकड़ लिया। खून से लथपथ, कमजोर आवाज में वो बस कह रहा था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? लेकिन गुस्से की भीड़ कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। लातें, घूंसे और फिर एक गोली। रेगिस्तान की मिट्टी में गद्दाफी गिर पड़ा। 42 साल का राज एक पल में खत्म। आखिरी सवाल, गद्दाफी कौन था? तानाशाह, एक क्रांतिकारी, या दोनों? जिसे जब तक जरूरत थी दोस्त कहा गया और जब कमजोर हुआ तो मार दिया गया। इतिहास हमेशा ताकतवर लिखते हैं, सच अक्सर दफन कर दिया जाता है। अगर आपको ये पूरी कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गहरी, सच्ची और अनकही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए, गद्दाफी आपके लिए हीरो था या विलन? मैं हूं, मिलता हूं अगली कहानी में। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर, क्या इतिहास वही है जो हमें बताया जाता है, या फिर वो जो छुपा लिया जाता है?